क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ये राजनीति की शुरुआत है। आप राजनीति की शुरुआत ऐसी है कि इस राजनीति में जब उतर रहा था, पेशे से वकील हूं और सबको पता है कि आज भारत को आजाद दिलाने का काम सारे वकीलों ने किया है। चाहे फिर वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहेब आम्बेडकर हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सारे के सारे वकील थे। क्यों उन्होंने आजादी दिलाई या कैसे उन्होंने आजादी दिलाई, वो कैसे आगे आए? उसका कारण एक ही था, उन्हें कायदे पता थे, कानून पता था कि आदर्श नेता की अगर अपने बात करें तो वही अपने स्वतंत्र सेनानी जो थे, उनसे ज्यादा आदर्श नेता मैं किसी को नहीं मानना चाहूंगा। तो आप अपना जनाधार कहाँ तलाशते हो? अब तक जो मीरा भाईंदर में विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं 3 बार हो चुके हैं और ये चौथी बार है जब से ये चुनाव चालू हुए हैं। और आपने अगर नोट किया होगा और सारी जनता ने भी नोट किया होगा तो हर बार यहाँ पे अल्पसंख्यक जीते हैं। पहली बार जो जीते थे वो क्रिश्चियन समुदाय के थे, वो अल्पसंख्यक थे। दूसरी बार जो जीत के आए वो भी अल्पसंख्यक थे। तीसरी बार जो जीत के आए वो भी अल्पसंख्यक थे। तो मैं इस वक्त जो जन आधार है वो बहुसंख्यक को मैं कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जी, जहाँ राजस्व का करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए एडवोकेट, हाँ, इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान कभी आपको कभी ऐसा ख्याल आया कि इस मुद्दे को लेकर पीआईएल करना चाहिए, या कभी आपने ऐसा कुछ किया? जी, हमारी ऑलरेडी तैयारी चालू है पीआईएल के लिए, कई सारी चीजों के और मुद्दों को लेके जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम हमारे खास कार्यक्रम जो मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव को लेकर है, चुनाव कसौटी, और इस चुनावी कसौटी में हम आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे सामने मौजूद है हमारे दोस्त अरुण कुमार जी केडिया साहब, जो मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, और हम हमारे चैनल में इनका स्वागत करते हैं, हमारे स्टूडियो में इनका स्वागत करते हैं, और इनसे सबसे पहले ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आपका परिचय क्या? आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को और कोठारी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा जो मुझे मौका दिया यहाँ पे आके बोलने के लिए। और सबको दिवाली का समय है तो सबको दिवाली के लिए हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी दिवाली बोलना चाहूंगा। परिचय तो एक्चुअल में क्या कहें, मतलब बोलते ना, ठीक है, एक छोटा सा आदमी हूँ ये बोलूंगा। वैसे मैं एडवोकेट हूँ पेशे से, हाईकोर्ट में मेरी प्रैक्टिस चलती है। और जो सारी पढ़ाई है, मतलब बचपन से लेके अभी तक की, वो सारी की सारी मैंने भाईंदर से, इसी क्षेत्र से की है और इस क्षेत्र को काफी नजदीक से देखा हुआ है। ठीक है, आप बॉर्न टू बॉटम मीरा भाईंदर से हो। जी, आप किस क्षेत्र से आते हो? मीरा भाईंदर बड़ा क्षेत्र है, 79 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप किस प्रभाग को बिलोंग करते हैं और किस संप्रदाय को या समाज को बिलोंग करते हैं जहाँ आपका प्रभुत्व है, या जिनसे ज्यादा आपके संबंध है? क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ये राजनीति की शुरुआत है आपकी। जी बिल्कुल, एकदम ये मेरी राजनीति की शुरुआत है। और सच कहना चाहूँ तो जैसे अभी सर ने मुझे जो सवाल किए अभी, फिलहाल मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा आपको कि भाईंदर में मैं अभी जो है बालाजी नगर में रहता हूँ। मेरा निवास स्थान बालाजी नगर है जो स्टेशन के नजदीक, प्रभाग नंबर 6। प्रभाग नंबर 6 से। और वहां से मतलब शुरुआत मैंने बालाजी नगर से नहीं की थी, पहले भाईंदर ईस्ट में रहता था मैं। बचपन जो है वो पूरा का पूरा भाईंदर ईस्ट में गुजारा है, कैबिन रोड में सरस्वती से पढ़ाई की है। और काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे हम लोग देखते आ रहे हैं। राजनीति की शुरुआत ऐसी है कि इस राजनीति में जब उतर रहा था, पेशे से वकील हूं और सबको पता है कि आज भारत को आजाद दिलाने का काम सारे वकीलों ने किया है। चाहे फिर वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहेब आम्बेडकर हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सारे के सारे वकील थे। क्यों उन्होंने आजादी दिलाई या कैसे उन्होंने आजादी दिलाई, वो कैसे आगे आए? उसका कारण एक ही था, उन्हें कायदे पता थे, कानून पता था। उनको ये पता था हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आज की तारीख में अगर मैं आपको एक झापड़ मारूं या मतलब आपको मैं खींच के मारूं तो आपको पता है कि मैं गलत हूं, आप उसके खिलाफ आवाज उठाओगे या मुझे बोलोगे? वही चीज अपने अपने छोटे बच्चों के साथ में करते हैं। अगर कुछ भी करेगा तो अपने उसको मार लेते हैं। उसे ये नहीं पता होता कि उसके अधिकार क्या है, उसे कानून नहीं पता होता। एक ये अलग मुद्दा हो गया कि ठीक है वो छोटा बच्चा है, अपने प्रेम भाव से मारते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम आपको आपके मूलभूत अधिकारों के बारे में तो पता होना चाहिए। हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है?
तो इसके पहले आपने किसी संस्था में रह के या कोई एनजीओ चला के या किसी राजनीतिक पार्टी, दोनों बातें मैं कर रहा हूँ जी। राजनीतिक पार्टी में किसी प्राथमिक सदस्य वगैरह आपने ज्वाइन की, या कभी महानगर पालिका वगैरह की तरफ सोचा कि मैं ये चुनाव फाइट करूं, या डायरेक्टली आप विधानसभा चुनाव में उतर रहे? आपने सवाल कह दिया, मतलब पूछ लिया एक्चुअल में, इसके लिए मैं जवाब दूंगा, वरना मैं इस टॉपिक को एक्चुअल में ये छेड़ना नहीं चाहता था। पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में वैसे देखा जाए तो मुझे अब करीब करीब 24 साल हो गए हैं। 2001 में, उस समय 10वीं की परीक्षा दी थी मैंने। परीक्षा देने के बाद में मैंने और मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त ने, हमने शुरुआत जो की थी वो उस समय की थी 2001 और 2001 में। तब हमने प्राथमिक सदस्यता ली थी शिवसेना की। उस समय शिवसेना पार्टी काफी अच्छी थी, बाला साहेब के विचार से काफी प्रभावित थे। छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, और ये लगता था कि नहीं भाई, हम लोग को भी कुछ करना चाहिए, हम लोग को भी यहाँ उतर के इनका साथ देना चाहिए, और दिमाग में कुछ नहीं था। 2 साल के बाद में फिर बीजेपी जो है उभरने लगी धीरे धीरे, और बीजेपी से जुड़ा हुआ वही शिवसेना वाले जो थे बीजेपी में जुड़ गए। हाँ, वो बीजेपी में जुड़ गए, तो फिर वहां की सदस्यता ले ली। उसके बाद बालाजी नगर उस वार्ड का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ वहां पे। कौन से साल में? सही कहूँ तो मुझे याद नहीं है वो साल भी, कोई बात नहीं, ठीक है, कि समय हो गया है, काफी समय हो गया है। और फिर धीरे धीरे जो है अपने प्रोफेशन में लग गया, तो आदमी को समय नहीं मिलता। तो आप LLB का आपका डिग्री जो प्रैक्टिस चालू किया वो कौन से साल में की है? प्रैक्टिस चालू करके भी अभी समय हो गई है। मैंने LLB की पहले। वैसे मेरी पढ़ाई के अंदर आज की तारीख में जो ये 17 कैंडिडेट खड़े हैं, 17 कैंडिडेट में सबसे ज्यादा शिक्षित यानी क्वालिफाइड जो है वो मैं हूँ। डबल ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज मैंने पहले मेरी BMS करके मैंने पढ़ाई की हुई है, यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। उसके बाद मैंने MBA किया था। तो ये जो आपका जो घटनाक्रम 2001 से कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से, जो भी आपका इंटरेस्ट रहा, इस सफर से यहाँ तक के सफर, जब बोले आपने भाजपा या शिवसेना जिसके भी छोटे मोटे पदों पे भी रहे, ब्लॉक वगैरह थे, अनुभव आपका क्या रहा, और वो अनुभव क्या आपको यहाँ तक खींच ले आया? अनुभव तो काफी अच्छा रहा। मैं ये बोलूंगा कि काफी कुछ सीखने मिला वरिष्ठ लोगों से, और सारे अलग अलग नेताओं के साथ काम किए हैं जो इस वक्त मैं कहना चाहूंगा जिनके साथ में हम कभी ये सोचते थे कि यार इनके साथ में फोटो खिंचा लें। एक कॉमन आदमी हूँ, इसके लिए उस तरीके से बात कर रहा हूँ भाई, नेता पूरी तरह हूँ नहीं, उस तरीके से बोल भी नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप अपने दिल की बात करो। जी, दिल से बोलता हूँ और दिल की बात बोलता हूँ कि उनके साथ में कभी कभी ये सोचते थे कि यार ये आ गए हैं, आज चलो, आज नेताजी आए हैं, आज MLA साहब आए हैं, या आज कोई आए हैं, इनके साथ में फोटो खींच ले, सेल्फी ले ले। ये तो चलो कैमरे तो अब मतलब मोबाइल तो अभी आए हैं, पहले भी ऐसा था कि यार इनके साथ अगर कोई एक 2 जन देख भी लेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। तो राजनीति में आपको कोई ऐसा आदर्श मॉडल, कोई नेता स्थानीय हो या प्रदेश स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो? राष्ट्रीय स्तर के नेता तो काफी सारे हैं जिनको आदर्श बोला जा सकता है, पर इस समय इस मंच पे बोलना वो सही नहीं है। बस लेकिन ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आदर्श नेता की अगर अपने बात करें तो वही अपने स्वतंत्र सेनानी जो थे, उनसे ज्यादा आदर्श नेता मैं किसी को नहीं मानना चाहूंगा। तो अब आप आफ्टर ऑल फॉर्म भर चुके हैं, चुनाव 20 नवंबर को है, 23 को परिणाम आएगा जी। और ये जो आपने फॉर्म भरा, तो आपने कोई पार्टी से अप्रोच करने का, या कि आपका मूड ऐसा ही था कि हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना ही है, या ये आपको कैसा कौन सा मुद्दा रहा जो आपको ये चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, या फिर आप आगे की सोच के हिसाब से, जैसे आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव आएगा तो आप अपना एक टेस्ट के हिसाब से जा रहे हो, या फिर जिस हिसाब से आपका प्रचार प्रसार चल रहा है तो वो किस रूप में आप ले रहे हैं? मतलब चुनाव को आप एज ए उम्मीदवार जब बने तो किस रूप में लेकर बने, और आगे ये प्रचार जो 20 नवंबर तक का आपका क्या कार्यक्रम है मीरा भाई की जनता के सामने, आपके वोटर्स के सामने? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कहीं ना कहीं मतलब ये इस तरीके का सवाल हो गया कि भाई आपका कारण क्या था इस राजनीति में उतरने का, या चुनावी दंगल बोल सकते हैं इसे, इस चुनावी मैदान में, या लोग कहते हैं चुनाव कीचड़ है, तो इस कीचड़ में उतरने का कारण क्या है? मैं बोलूंगा कि मुझे अकेले को नहीं, बाकी सारे जो आपके दर्शक है उन सबको भी मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप सब भी उतरिए। कहीं ना कहीं ये जो कीचड़ है, इसको हम खाली कीचड़ 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 बोलते आ रहे हैं। नेताओं को गाली देना या नेताओं के बारे में बुरा कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आज अपने घर में अगर कचरा हो तो उसे साफ करने के लिए कौन आएगा? अपनी आएंगे। तो उसी तरीके से वही एक वजह थी कि इतने वर्षों से
कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होने के बावजूद भी जो छोटे छोटे मूलभूत अधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं, और वो एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को, जनता को जो मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे। उस वजह से जैसे कि आज एक उदाहरण के तौर पे, आज अपने जहाँ बैठे हैं, यहाँ से लेके आप भाईंदर में कहीं भी चले जाओ, आपको एसल वर्ड की याद नहीं आएगी। आप बोलोगे एसल वर्ड की याद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सड़कें ऐसी मस्त है हमारी, इतने खड्डे हैं ना कि कहीं ना कहीं आप झूलते झूलते ही जाओगे। क्योंकि अब आप राजनीतिक जंग में उतर चुके हैं, जी, चुनावी जंग, जी। बराबर। तो आप अपना जनाजा, क्योंकि मीरा भाईंदर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 5,07,000 मतदाता है, जी। आप अपना जनाधार कहाँ ज्यादा देखते हो? किसी कम्युनिटी विशेष पे, या किसी सामाजिक या प्रभाग स्तर के लेवल पर, या किसी समाज पर पर्टिकुलर? तो आपका जनाधार आप कहाँ देखते हो? क्योंकि चुनाव तो आखिर में वोट के हिसाब से जीता जाता है, हिसाब से जीता और जाएगा। अगर मान लो जो भी आपका रिजल्ट आता है जी। और जो भी आपके साथ जो भी आंकड़ा जुड़ जाता है, जी। तो वो कहीं ना कहीं वो सवाल आपके राजनीतिक जीवन में आगे के सफर में भी वो रहेगा, मायने रखता है। जी, कि एकदम आप सही। जब आप फील्ड में उतरे हो, जी। तो आपका टारगेट क्या, आपका जनाधार क्या, जब आप सामने जा रहे हैं, 20 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, जी। चुनाव भी आ जाएगा, परिणाम भी आ जी। जाएगा, तो आप अपना जनाधार कहाँ तलाशते हो? अब तक जो मीरा भाईंदर में विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, 3 बार हो चुके हैं, और ये चौथी बार है जब से ये चुनाव चालू हुए हैं। और आपने अगर नोट किया होगा, और सारी जनता ने भी नोट किया होगा, तो हर बार यहाँ पे अल्पसंख्यक जीते हैं। पहली बार जो जीते थे वो क्रिश्चियन समुदाय के थे, वो अल्पसंख्यक थे। दूसरी बार जो जीत के आए वो भी अल्पसंख्यक थे। तीसरी बार जो जीत के आए वो भी अल्पसंख्यक थे। तो मैं इस वक्त जो जन आधार है वो बहुसंख्यक को मैं कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। मतलब जो 70% जो यहाँ पे भाईंदर की जनता है वो बहुसंख्यक है, वो बहुसंख्यक हो गए। हिंदू आप बोल सकते हो, या हिंदी भाषी बोल सकते हो उन हिंदी सबको। बोलो, जनगणना जो है, हाँ जी, जो रेसो हमने एक वीडियो भी बनाया, उसमें पूरा चार्ट है जी, कौन सा कितना परसेंट कितना है। तो 80-78% हिंदू बाहुल है, बाकी मैं अदर्श है। तो वो बहुसंख्यक जो है उनका आज प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। तकलीफ यही है कि जब तक वो बहुसंख्यक साथ नहीं होंगे, हमेशा अल्पसंख्यक जो है आते रहेंगे। देखिए वकील साहब, अरुण जी साहब, आपने ये बात तो बोला जी, लेकिन अब जो आप हिंदू बहुल की बात कर रहे हैं, हाँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट है, 17 उम्मीदवार है। जी, बिल्कुल। तो और भी कई चेहरे अपने आप को हिंदू का, मतलब हिंदू के हिसाब से बोल रहे हैं, जैसा आपका बोलने का अलग अलग भावार्थ हो सकता है, सही मीनिंग वही होता है। तो फिर आपके जो इतने कैंडिडेट्स हैं, हाँ, तो आप पर्टिकुलर वोट तो सबके डिवाइड तो होंगे ही, हर एक का अलग अलग हिसाब से। तो आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका जनाधार आप कहाँ तलाशते हो? जैसे आपका पर्टिकुलर कोई समाज है कि ऐसा कुछ नहीं, आप पूरा मीरा भाईंदर के बाहुल्य इसमें सब में अपना वोट देख रहे हो? एक्चुअल में देखा जाएगा तो मैं उन चीजों में जाति और उसमें वैसे नहीं मानता, पर अगर जन आधार कहेंगे तो मैं अग्रवाल समाज से, मारवाड़ी समाज से हूँ, और यहाँ पे मारवाड़ी जो बहुसंख्यक है वो बहुत ज्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे सपोर्ट में या मेरे बैकअप में कहीं ना कहीं वो है। हमारी वकीलों की पार्टी है, वकीलों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। तो उस वकीलों का भी एक मुद्दा है जिसके वजह से मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ कि आज बरसों से कोर्ट बनाया हुआ है लेकिन वो चालू नहीं हुआ। यहाँ से थाना जाना पड़ता है लोगों को एक छोटे से मुद्दे को लेके, आने जाने में लोगों के पास में पैसे नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे करोड़पति नहीं है, जो आम जनता है वो गरीब है। तो अरुण कुमार जी, आपकी विचारधारा, जी, जो भी आपकी विचारधारा है, वो ज्यादा किस पार्टी के नजदीक आप पाते हो, या भविष्य में कभी आपको चांस मिला कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी? क्योंकि निर्दलीय एक बहुत बड़ी लंबी फाइट हो जाती है, जैसे महानगर पालिका भी चुनाव आएगा, उसमें भी आप शायद पार्टिसिपेट लेंगे या नहीं लेंगे, विधायक का रिजल्ट आने के बाद ही। तो ये सवाल तो और कभी भी करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी विचारधारा किस पार्टी के नजदीक आप पाते हो, जो वर्तमान में जो पार्टियां कार्यरत है, जो अपनी राष्ट्रीय स्तर की समझ लो या महाराष्ट्र लेवल की समझ लो, या मीरा भाईंदर का कोई स्थानीय नेता भी उसमें ऐड कर लीजिएगा सवाल में, आप किसको अपने नजदीक पाते हो, या भविष्य में कभी जुड़ने का मूड भी हुआ तो किसके साथ, किसकी विचारधारा के साथ, किस पार्टी से जुड़ना पसंद करोगे? जी देखिए, मैं पहले से किसी पार्टी से, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इतने वर्षों से जुड़ा हुआ था, पर जो विचारधारा है वो सारी की सारी, मतलब इस चीज के ऊपर कमेंट करना इस समय एक्चुअल में वो सही नहीं है। मतलब हम मान के चलते हैं कि आप घर वापसी वाली बात कर रहे हो, कभी वैसा कुछ हुआ तो आपका जो नहीं, वो चीज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि घर वापसी या कोई घर छोड़ के अपने गए हैं, अपने जहाँ थे वही है। बस खाली एक कारण है
कि अगर किसी ने कुछ किया होता तो हम जैसे मतलब बोलते हैं ना, एक आम इंसान को आके इस चुनावी मैदान में उतरना नहीं पड़ता था। अरुण कुमार जी, छोटी छोटी चीजें होती है। बराबर, अरुण आज कुमार हमारी जी, पार्टी में भी मतलब निर्दलीय नहीं लड़ रहा। जो हमारी पार्टियां है, पार्टी जो जिससे मैं खड़ा हूँ, राष्ट्रीय स्वराज्य सेना, हमारा चुनाव चिन्ह है बांसुरी। सॉरी यार, मैं वो आप बताए नहीं परिचय में, मेरे को ध्यान नहीं, क्योंकि आपका जी मुलाकात भी मेरा पहली बार है जी और नाम भी अभी आपसे लिए 17 जन के नाम पड़े। जी चूंकि मैं इस चुनावी कसौटी कार्यक्रम में हर उम्मीदवार से कांटेक्ट कर रहा हूँ बराबर। और वो आना चाहता है, सर से आए, जी यहाँ से मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, जी जी तो जी मुझे ये नहीं ध्यान है आपकी पार्टी कौन सी। राष्ट्रीय स्वराज्य सेना तो करके हमारी आप हमारे पार्टी है। दर्शकों को ये भी बताइए आपकी पार्टी, आपका चुनाव चिन्ह, ताकि उनका ध्यान भी आपकी ओर जाए। जी, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्वराज्य सेना करके पार्टी है। वकीलों के द्वारा बनाई हुई वकीलों की पार्टी है। हमने खाली मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हमने कैंडिडेट उतारे हैं, और ज्यादा करके सारे के सारे जो है वो वकील ही है, वकील पेशे वाले हैं। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो बांसुरी है। हर जगह हमको बांसुरी जो निशानी, जैसे बाकी सब पार्टी की होती है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसके लिए हमारी फिक्स निशानी है। माफी चाहता हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं कि जी मैं एज ए इंटरव्यू चालू करने के पहले आपका नाम देखा, इतना मुझे भी ध्यान नहीं। जी इंटरव्यू करना है ये ध्यान है, 17 लोगों का करना है ये ध्यान है। तो ये सवाल इसलिए मैंने आप पे ही छोड़ दिया था कि आप अपना जी, परिचय दो। सही सही बात ठीक है। है, अब हम आगे, आपकी तो अपनी पार्टी की खुद की विचारधारा है, जी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जी तो वो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, जी मीरा भाईंदर में आपकी पार्टी की वर्तमान में स्ट्रेंथ क्या, या आपके पार्टी ने कभी यहाँ चुनाव फाइट किया, या पहली बार आपको एज ए अपने प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ का टेस्ट करने के लिए उतार रही है। तो आगे आने वाले समय में पार्टी क्या यहाँ ज्यादा एक्टिव नजर आएगी आपकी पार्टी। जी बिल्कुल, ये जो है हम लोग पहली बार मैदान में उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, नई पार्टी है। और आगे इससे यहाँ से मतलब जो है हम लोग को कहीं ना कहीं सीखने मिलेगा कि क्या प्रक्रिया होती है, क्या चीजें होती है, किस मुद्दों के ऊपर बहस करनी चाहिए। हमारा एक ही कारण है कि भाई हम लोग आपके जैसे ऊंचे स्तर के नेता नहीं है। हम जो है ये आम जनता के बीच में से ही आए हैं, और उनकी ही मुद्दे जो है आपके सामने रखना चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की बात प्रशासन तक पहुंचाई जाए। जो प्रशासन आज बहरा होके बैठा है, जो सुन नहीं रहा किसी की, चाहे फिर वो पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे फिर वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे छोटे छोटे कोई भी मुद्दे हो, बड़े मुद्दे अपनी जगह है, पहले आप बेसिक तो बात कर नहीं रहे। तो पार्टी का संगठन वगैरह कुछ अपने यहाँ मीरा भाईंदर में आपकी पार्टी का संगठन वगैरह है या अभी धीरे धीरे हम वो तैयार कर रहे ठीक हैं। है, अब हम अपने खास मुद्दे पर आते हैं, विधानसभा चुनाव, जो जी चुनावी मुद्दे। अब जो मीरा भाईंदर में चुनाव हो रहा है, जी मुश्किल से 12 दिन का समय बचा है। आज सही बात है। 7 तारीख हो गया, 13 दिन का समय बचा है। एक जी दिन पहले प्रचार भी खत्म हो जाएगा, मतदान 20 नवंबर को है। जी जो भी चल रहा है, मीरा भाईंदर के जो मुद्दे हैं, जहाँ हाँ खड़े रहो वहाँ मुद्दा पैदा होता है मीरा भाईंदर जी में, एकदम लेकिन सही। ये मुद्दाविहीन चुनाव है। हाँ तो आपके वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको यहाँ तक तो लेके आया और यहाँ से विधानसभा की आवाज भी उठाने के लिए लेके जाए। जी मतदाताओं पे निर्भर करता है हालांकि, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आप कैंडिडेट हो, कल आप विधायक बन जी गए, मीरा भाईंदर और नहीं भी बने नहीं बने, जी ठीक है, जी लेकिन जो मुद्दे हैं उस मुद्दे की चुनाव पे बात हो नहीं रहा है। नहीं तो आप अपने कौन से मुद्दे, वो मुद्दे हैं जो आप उठाना पसंद करोगे एज ए राजनेता। मैं जैसे शुरुआत से आपको कहते आ रहा हूँ अभी भी कि सबसे पहले तो मैं बेसिक मुद्दे उठाना चाहूंगा, जिसके अंदर मैंने जैसे अभी पहले भी अपना जब इंटरव्यू चालू हुआ तब मैंने कहा, सड़क में खड्डे बहुत है यहाँ पे भाईंदर में। आज कहीं पे भी चले जाओ आपको खड्डे ही खड्डे मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेगा कि कोई एक अच्छी सी सड़क बन रही है। जो सीमेंट की भी रोड बनाई गई, करोड़ों रुपए उसमें खर्चा किया गया, टेंडर पास किया गया, थोड़े दिनों बाद आप देखो वो भी लेवल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को इतनी तो अक्कल होगी यार, कोई एक रोड बनाई जाती है तो वो तो समतल होती है, एक बराबर होती है, बाइक चलाओ या कुछ भी चलाओ उछलती रहती है, उड़ती रहती है। तो मतलब वो चीज का भी ध्यान नहीं दिया गया। ये सब छोटी छोटी चीजें होती है। पानी जो है आज के तारीख में, अगर आपके घर में कोई मतलब वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा हुआ हो तो आपको साफ पानी पीने नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं रोज गंदा पानी ही आता है। यहाँ पे जैसे पहले मैंने आपको शुरुआत में अपनी इंटरव्यू चालू होने के पहले अपने जैसे जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि मच्छर वगैरह है, जिसके लिए मतलब आज बोलते हैं ना यहाँ पे डेंगू मलेरिया फैलते जा रहा है। आज भाईंदर का अच्छा खासा नाम आता है कि यहाँ पे डेंगू मलेरिया के काफी केसेस आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? इसी वजह से कि ये सब चीजें हैं। और जो अगर अपने बड़े मुद्दों की बात करें तो आज अपने यहाँ पे
एक आम आदमी को स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो है, अगर जब वो कुछ खरीदने बेचने जाता है फ्लैट, तो 7% देनी पड़ती है। 1% ज्यादा है। और 1% जाना ज्यादा है एलबीटी बोल के। तो एलबीटी क्यों अपने से ली जा रही है? वो टैक्स क्यों नहीं हटाया गया? तो आप आज बिजली जो है, बिजली महंगी है। सॉरी, नहीं, चल कंटिन्यू। आज अपने बाजू वाले अपने राज्य में जाके देखेंगे तो बिजली आज मिनिमम वहां पे 200 रुपए की बिल आते हैं, अगर किसी आपका फ्लैट बंद पड़ा हो तो, क्योंकि वहां पे टैक्स कम है। अपने यहाँ पे अपने राज्य में क्यों टैक्स बढ़ा है? अपने यहाँ पे स्टेट टैक्स इतना ज्यादा क्यों है? पेट्रोल के अंदर जो है स्टेट टैक्स इतना ज्यादा क्यों है? तो ये सारी चीजें जो होती है, ये बेसिक भी है और बड़ी भी है। आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अपने बात करें तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। कितना चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, और कहाँ उसको रोका जा रहा है, और कहाँ से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चूंकि अरुण कुमार जी आप पेशे से वकील हो जी, और अच्छे वकील हो, अच्छी डिग्री धारक हो, और ये आपका लेकिन जो आपसे बड़ा जो परिचय हुआ, क्यों आज ही हमारा परिचय है और आज ही जो हमने जजमेंट किया, जी। जितना हमने आपको पढ़ा, जी। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जी, जहाँ राजस्व का करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए एडवोकेट, हाँ इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान कभी आपको कभी ऐसा ख्याल आया कि इस मुद्दे को लेकर पीआईएल करना चाहिए, या कभी आपने ऐसा कुछ किया? जी, हमारी ऑलरेडी तैयारी चालू है पीआईएल के लिए, कई सारी चीजों के और मुद्दों को लेके जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, नहीं, वो कहीं ना कहीं आचार संहिता बस हमें यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो जी। एक बहुत बड़ा वर्ग है यहाँ, जी, और जो जो चीज हो रहा है सबके आंखों के सामने हो रहा है। यहाँ का जो और फिर सबसे भी बड़ा, कोई आवाज नहीं उठती है, क्योंकि हर एक की रस्म जागरूक नागरिक होने के नाते। जी। अब आप चूंकि उस पेशे में हो, मेरा जी, सवाल जी, इसीलिए बना जी। कि जब चूंकि आप उस पेशे से हो, से हो। तो इसलिए मेरा सवाल करने का कारण ही वो है कि कभी आपको ख्याल ऐसा आता भी है कि भाई इतनी बड़ी राजस्व की हानि हो रही है, पब्लिक का पैसा जा रहा है, पब्लिक का टैक्स का पैसा जा रहा है, और उसका मिसयूज हो रहा है, वो भ्रष्टाचार के रूप में जा रहा है। जी, जी, तो जी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, मतलब विकास की गति कम होती है, या जो काम होता है वो घटिया लेवल का होता है। तो अब हम अपने आगे मुद्दे पे बढ़ने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने मूड बना लिया चुनाव का, चुनाव भी हो जाएंगे, आपका प्रचार प्रसार जो शुरू है वो किस रूप में आप कर रहे हैं? क्योंकि ये आज की वर्तमान की जो भी लोकतंत्र, मीरा अपना हिंदुस्तान का लोकतंत्र का बात कर ले, मीरा भाईंदर आ गए, मीरा भाईंदर सहित पूरे भारतीय चुनाव पद्धति की बात कर ले, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। सही बात है। भले आपका चुनाव आचार संहिता के हिसाब से 40 लाख का हुए प्रावधान, लेकिन या तो उससे कई गुना ज्यादा लगते हैं, कई लग भी चुके होंगे। तो आप उसको किस रूप में देखते हो और अपने प्रचार को किस रूप में कर रहे हो? कार्यालय वगैरह खोल के, या कैसे 5,07,000 लोगों तक कैसे पहुंच रहे हो, कहां तक पहुंचे? तो आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। जी देखिए, कैसा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे मुद्दे हैं वो, और हमारे मतलब जो फॉलोअर्स बोल सकते हैं उनको, या हमारे सहायक बोल दीजिए, या हमारे साथी बोल दीजिए, मैं बाकी पार्टियों के जैसे नहीं बोलूंगा कि वो हमारे पीछे चलने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, हम उनके साथ में रहे हैं। और वही लोग जो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके, एक दूसरे को बोल के, ये बता के कि कहीं ना कहीं आज जो ये 17 कैंडिडेट, या जो हमारे पहले जो सारे के सारे उम्मीदवार रह चुके हैं, या सारे के सारे जो नेता रह चुके हैं अशिक्षित, मैं कहना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षित वर्ग, जो पिछले बार का अगर आप इलेक्शन देखो तो उसके अंदर 50% वोटिंग हुई थी, और हर बार देखिए अपने पूरे, जैसे कि आपने अभी जो कहा, पूरे अपने देश की बात करेंगे तो 50% 60% लोग वोटिंग करते हैं। जो वोट नहीं करते वो है शिक्षित वर्ग। वही शिक्षित वर्ग अगर आगे आए, अपने अधिकारों को समझे कि उनका क्या अधिकार है, ये सोचे कि भाई हमको वोट क्यों करना चाहिए, ये ना सोचे कि भाई हम लोग वोट करेंगे कुछ नहीं होगा। आपके उस एक वोट की बहुत कीमत है। आप जो एक वोट करते हो वही डिसाइड करता है कि कौन आके चुनाव पे जीतेगा और कौन आपके सर पे आके आपका प्रतिनिधित्व करेगा। जो नेता होता है वो आपका लीडर नहीं होता एक्चुअल में, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। उसका काम है आपका जो दुख है या आपकी कोई तकलीफ है उसको जाके प्रशासन के कहे, गवर्नमेंट को बताए, ना कि आपको ये बोले कि आप कल आना, परसों आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप ही उसको जिता के लाते हो, आप उसके लीडर हो, वो आपका लीडर नहीं है। और हमारे जो मुद्दे, जैसे मैंने कहा, हम सबको इस चुनाव में सारे के सारे आपने देखे होंगे, हमेशा लोगों को बोला जाता है कि भाई 5 साल में एक बार आ गए,
फिर 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग ओपन है, हम अपना प्रचार प्रसार जो है सारा कॉमन तरीके से कर रहे हैं। हम कोई करोड़पति या पैसे वाली पार्टी नहीं है, ना हमारे पास में इतना कोई फंड है कि हम किसी से जाके, मतलब जैसे अभी सर ने कहा कि 40 लाख की लिमिट दी हुई है, हम लोग उस तरीके से कोई पैसा खर्चा करके कोई पेड प्रमोशन या कहीं पे जाके हमारा वैसे प्रचार नहीं कर रहे। हाँ, इसमें तो अभी रोजगार, चुनावी रोजगार में बहुत ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ गया। जी, तो हमारे जो लोग हैं वही हमारा प्रचार कर रहे हैं। ठीक है। जो एक आम इंसान है, कॉमन मैन है, जिसको तकलीफ है, वही प्रचार कर रहे हैं लोग। सॉरी, मैं नहीं, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा आप आपका समय ले रहा हूँ। चालू चलेगा, चालू रखे। मैं बाकी जाके लोग ये कहते हैं कि हमको वोट दो। जो हमारा चुनावी तरीका है वो आप कह सकते हो कि यार ये कहाँ से, पता नहीं ये बंदा आया, एक वकील है और कहाँ से अपना प्रचार का तरीका कर रहा है। मैं सबको हाथ जोड़ के एक ही चीज बोलता हूँ, हमारा चुनाव चिन्ह जो है बांसुरी है, उसको वोट मत दीजिए। वोट ना करें अगर आपको खराब सड़कें पसंद है। हमको वोट ना करें अगर आपको गंदा पानी पीना पसंद है। हमको वोट बिल्कुल ना करें अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेजें, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने। हम आपको ये कहते हैं, हमको वोट मत कीजिए अगर आपको मेरे जैसा शिक्षित आदमी पसंद नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, आपको साफ पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, कम टैक्स होना चाहिए, सस्ती बिजली होनी चाहिए, ये सारे जो आपके सर के ऊपर भार डाले गए हैं, वो अगर सबसे आप परेशान हो और इनसे आप निवारण चाहते हो तो कहीं जाके हमको वोट करना। नहीं तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई आप अशिक्षित नेताओं के साथ में, अशिक्षित सरकार, करप्ट सरकार, भ्रष्ट सरकार, उसके साथ रहना चाहते हो तो हमें वोट मत करें। अब आखिरी सवाल अरुण कुमार जी आपसे, मीरा भाईंदर धर्म नगरी है, धर्म के नाम से जी भी बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते जी। हैं। तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ाव या सामाजिक संगठनों से जुड़ाव समाज से, वो जी। पर्टिकुलर उस बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए तो आपका भी परिचय हो जाए। जी, मैं जैसे मैंने सर ने पूछा था पहले, स्कूल के समय से ही सांस्कृतिक संस्थाओं से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हमेशा जुड़ाव रहा है। और आज की तारीख में भी जैसे आपने जो कहा, प्रचार और प्रसार का माध्यम, वही संस्थाएं, वही लोग जिन्होंने देखा है कि हाँ ये आदमी जो है साफ है, ना इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है, ना इसकी कोई छवि खराब है, और ना इसने कभी कोई गलत काम किए हैं। कहीं ना कहीं हमेशा किसी ना किसी रूप से मदद की है। आज भी मैं यहाँ पे, आज मुझे कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम फ्री लीगल एड की सर्विस देते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा, खासकर महिलाएं, वो मेरे पास में आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं जिनको कोई परेशानी होती है, जो कहीं ना कहीं अपने परिवार से या कहीं से भी, मतलब जब उनको तकलीफ होती है तो उनको गाइडेंस देने का काम मैं करता हूँ। मेरे साथ में मेरे जो सारे लोग हैं, जैसे मैंने कहा मेरी पार्टी है, मेरे संस्था वाले हैं, वो हम कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं और आगे भी हमारा ये जो कार्य है वो चलता रहेगा। कभी भी कोई जरूरतमंद आएगा तो हम आपको याद जरूर करेंगे, लेकिन आज विशेष तौर पे। जी बिल्कुल नहीं, आपको हमें, जैसे आपने कहा, मुझे याद नहीं करना है, आपको आदेश करना है। नहीं, आप जनता हो, आपके आदेश का हम पालन करेंगे। बहुत बढ़िया अरुण कुमार जी, आपका इस चुनावी प्रचार प्रसार के समय निकाला और हमारे स्टूडियो तक आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनावी अग्रिम आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत